गुड मॉर्निंग जी। राइट डाउन द हेडिंग कोऑर्डिनेशन नंबर। राइट डाउन द हेडिंग कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत ध्यान से समझना है इस टॉपिक को। मॉडल्स में लेकर आया हूं आज कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। NaCl के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिस्टल लैटिस के बारे में। क्या होती है क्रिस्टल लैटिस? कभी सुना आप लोगों ने? स्कूल में सुना होगा, नहीं सुना स्कूल में कभी? क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन लिखते हैं, थ्री डायमेंशनल अरे ऑफ एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। थ्री डायमेंशनल अरे ऑफ एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स इन स्पेस इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। ठीक है। अरे का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है। अरे का मतलब वो अरे नहीं है, अरे का मतलब है अरेंजमेंट। तो क्रिस्टल लैटिस का क्या मतलब होता है? थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स इन स्पेस इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। अगर आप एटम्स को, आयंस को, मॉलिक्यूल्स को स्पेस में अरेंज करो थ्री डायमेंशनली इन अ रेगुलर पैटर्न, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो NaCl की क्रिस्टल लैटिस के बारे में बात करेंगे। मैं आपके आने से पहले क्रिस्टल लैटिस ही बना रहा था, बट 5-6 एटम्स कम पड़ गए, तो फिर मैंने उसको ब्रेक कर दी, छोटी सी सिंपल बना दी मैंने। NaCl के बारे में पढ़ते हैं। आपने NaCl के बारे में बहुत कुछ सुना है, बट NaCl की क्रिस्टल लैटिस के बारे में कभी नहीं सुना आज से पहले, ठीक है। तो NaCl के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? Na+ और Cl-। हमें ना इसके अरेंजमेंट के बारे में बात करनी है कि ये स्पेस में Na+ एंड Cl- कैसे अरेंज्ड होता है, इसके बारे में बात करनी है। तो देखो, आप इस रूम को क्यूब कंसीडर कर लो। जैसे इधर देख लो आप, ये देखो, इस रूम को आप क्यूब कंसीडर कर लो। तो ये रहा उसका छोटा सा स्ट्रक्चर। अब आप मुझे बताएं इस क्यूब के कितने कॉर्नर है? इसी से समझा दूंगा, ठीक है। क्यूब के कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर्स हैं। फेसेस बताओ कितने? नहीं 8 कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर्स है। 8 कॉर्नर्स है, ठीक है। कितने फेस सेंटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। एजेस कितनी है? हाँ, काउंट कर लो, आपके सामने है। 12 एजेस है ना? चलो ठीक है। आप मुझे बताएं Na+ और Cl- में कौन बड़ा होगा? Na+ और Cl- में कौन बड़ा होगा? Cl- बड़ा होगा ना। तो जो Cl- होता है वो क्यूब के कॉर्नर्स पर होता है। नंबर 1 पॉइंट, जो Cl- होता है वो क्यूब्स के कॉर्नर पर होता है, एट कॉर्नर्स। इतना क्लियर हो गया भाई? Cl- है बड़ा, Cl- आयन है आपका बड़ा आयन एज कंपेयर टू Na+, और जो Cl- होगा वो कॉर्नर्स पर होगा। तो कॉर्नर्स पर होगा तो एक Cl- वहां होगा। अगर इस रूम के बारे में बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से होगा। क्यूब के कॉर्नर पे आपने Cl- को इस तरीके से रखना है कि Cl- का सेंटर और क्यूब का कॉर्नर कोइंसाइड करे। तो ये आपके सामने, ये Cl- की ही पोजीशन मैंने बनाई है। क्लियर हो गया? तो एक बात बताओ, मैं क्रिस्टल लैटिस समझाने की कोशिश कर रहा हूं और मैंने क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पोर्शन आपके आगे रखा है। ये क्रिस्टल लैटिस नहीं है, ये क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पोर्शन है, और स्मॉलेस्ट पोर्शन को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। 12th के अंदर एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट, बट वो अब कट चुका है CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एंट्रेंस के अंदर पढ़ना है। तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर का ही, सॉलिड स्टेट का ही एक छोटा सा टॉपिक है। जो क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है उसे यूनिट सेल बोलते हैं। तो मैंने आपके सामने छोटा सा यूनिट सेल रखा है। यूनिट सेल बेसिकली क्या होता है? स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, ठीक है जी। जो यूनिट सेल होता है वो क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है। हाँ जी बोलो। ठीक है जी। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता, सॉरी यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल नॉट यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। और Cl- की पोजीशन मैंने रख दी है, Cl- की पोजीशन रख दी है। और एक और बात सुनो,
जब ये यूनिट सेल है तो इसके राइट में भी तो यूनिट सेल होगा। चारों ही बना देता हूँ, रुको जरा। ये मैं लेके जाऊंगा आज। चलो, इसकी बात कर रहा था ना, बात तो इसकी कर रहा था मैं। अरे इस वाली यूनिट सेल की बात कर रहा था ना। एक यहाँ बना दी तो इधर भी तो होगी, इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, सब जगह होगी। मतलब यूनिट सेल 3 डायमेंशनली अरेंज्ड होगी और इस तरीके से अरेंज्ड होगी, वापस क्रिस्टल लैटिस मिल जाए आपको। क्रिस्टल लैटिस एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, एक इनफाइनाइट स्ट्रक्चर है जिसका कोई एंड नहीं है, आप खुद करते हो उसको ब्रेक। ठीक है, तो ये यूनिट सेल था। तो यूनिट सेल को अगर आप इधर रखो, इधर रखो, ऊपर रखो, सब जगह रखोगे, यू विल पुट यूनिट सेल इन एवरी डायरेक्शन विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है जी, तो ये बात आपको कब क्लियर होगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो Cl माइनस की पोजीशन में डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं Na प्लस की तरफ। Na प्लस की क्या पोजीशन होती है? हाँ, एक और पोजीशन है, सॉरी एक पोजीशन और मिस हो गई है। Cl माइनस की कॉर्नर्स पर होती है और फेस के सेंटर पर होती है। ठीक है, कॉर्नर्स पर होती है, फेस के सेंटर पर होती है, ये मिस हो गई थी गलती से। तो एक बात बताना, ये यूनिट सेल था ना आपका, आपने कॉर्नर्स पे क्लोरीन रख दिया, कॉर्नर्स पे क्लोरीन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यूनिट सेल के फेस के सेंटर पे क्लोरीन रखना है। तो कितने फेसेस है? 6 है, तो 6 फेस सेंटर पे रखोगे आप, तो एक क्लोरीन यहाँ पर होगा और इस तरीके से होगा कि आधा क्लोरीन इधर, तो आधा क्लोरीन पिछले वाले यूनिट सेल के अंदर। सिमिलरली आधा क्लोरीन इधर, आधा क्लोरीन पिछले वाले यूनिट सेल के अंदर, आधा क्लोरीन इधर, आधा पीछे, आधा इधर, आधा पीछे, आधा नीचे, आधा ऊपर, आधा ऊपर, आधा नीचे। क्लियर हो गया? तो ये क्लोरीन की पोजीशन हो चुकी है। क्लोरीन की पोजीशन कॉर्नर्स बताई है और फेस के सेंटर। अगर आप इसके बारे में बात करो, अगर आप इसके बारे में बात करोगे तो ये रहा क्लोरीन, इधर रखा होगा क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन आपका इस तरीके से रखा होगा, ये क्लोरीन इस तरीके से रखा होगा, तो आधा क्लोरीन इधर, आधा क्लोरीन इधर, इन अ सिमिलर वे यहाँ पर, सिमिलरली 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 सिमिलरली। क्लियर हो गया? क्लोरीन की पोजीशन क्लियर हो गई। अब चलते हैं किसकी तरफ? Na प्लस की तरफ। Na प्लस की पोजीशन क्या क्या है उसे लिख लेते हैं पहले। Na प्लस की पोजीशन है एज सेंटर और बॉडी सेंटर। एज सेंटर और बॉडी सेंटर, ये 3D है कॉन्सेप्ट, भूल मत जाना। ठीक है, आपको सारा इमेजिन करना है। मेरे पास NaCl के लिए इतने एटम्स नहीं है कि मैं आपको NaCl यहीं बना के दिखा दूं, तो मैंने सिंपलेस्ट यूनिट सेल बनाई है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में टेट्राहेड्रल भी दिखा दूंगा, जो आप लोगों ने कल देखा था। टेट्राहेड्रल सिर्फ पढ़ाई था, ये देख लिया आपने, अभी बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है जी, अब चलते हैं Na प्लस के बारे में। Na प्लस कहाँ पे रखना है? एच के सेंटर पे, और छोटा सा एटम है तो यहाँ रखूँगा ना, कहीं यहाँ रखूँगा। अरे ये एज है ना, और एज के सेंटर पे रखना है, तो 12 एजेस है, तो 12 एज सेंटर पे रखोगे, मतलब यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, इधर रखोगे, इधर रखोगे, फिर 1
2 3 4 और फिर ये जो वर्टिकल एजेस है। क्लियर होगी पोजीशन? पक्का क्लियर हो गई। और एक क्लोरीन आपने रखना, सॉरी एक Na+ रखना है आपने बॉडी सेंटर में, मतलब ये आपकी बॉडी है, इसके सेंटर में। क्लियर है? अब जरा यहीं से इमेजिन करो, इधर से इमेजिन कर लो कि अगर मैं एक सोडियम यहां रख दूं, ठीक है, एक सोडियम यहां रख दूं और बाकी सोडियम यहां रखता चला जाऊं, बाकी सोडियम यहां रखता चला जाऊं, तो एक अरेंजमेंट बन रही है। 3D इमेजिन कर लो, ये क्लोरीन, सोडियम, फिर क्लोरीन, पिछले सोडियम आ जाएगा, फिर क्लोरीन आ जाएगा, फिर सोडियम, फिर क्लोरीन, फिर सोडियम। अब इधर से इमेजिन करो, सेंटर में क्या था? क्लोरीन, सॉरी सेंटर में सोडियम था, फेस के सेंटर में क्लोरीन, फिर अगले वाले यूनिट सेल के सेंटर में सोडियम, फिर क्लोरीन, फिर सोडियम, फिर क्लोरीन। तो एक पैटर्न नजर आ रहा है, एक पैटर्न नजर आ रहा है, और स्पेस में है सारा पैटर्न, स्पेस में मतलब 3 डायमेंशनल है। इसी पैटर्न को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो NaCl के बारे में क्लियर हो गया, NaCl किस तरीके से अरेंज होता है। अब मेन टॉपिक आ रहा है आप लोगों का कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर क्या होता है? आपको नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम फाइंड करना होता है। अगर आप आयनिक क्रिस्टल लैटिस के बारे में बात कर रहे हो तो Na+ के पास कितने Cl- है या Cl- के पास कितने Na+ है, थोड़ा समझो ध्यान से। पोजीशन दोबारा बता रहा हूं, सिर्फ इसी यूनिट सेल को कंसिडर कर लेता हूं, सिर्फ इसी यूनिट सेल को। क्लोरीन्स कहां पे थे? कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे। सोडियम कहां पे थे? एज के सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे। अब इस वाले क्लोरीन को पिक कर लो, आपने बताना है इस क्लोरीन के पास में कितने सोडियम के आयन है। तो देखो, इस क्लोरीन के पास में ये वाला सोडियम का आयन है और एक ये वाला है, इन दोनों में कौन सा पास है? वो वाला। तो इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में पास वाले सोडियम आयन काउंट कर दो। 3D है, ध्यान रखना। यूनिट सेल मैंने बता दिया, क्रिस्टल लैटिस मैंने बता दिया। इनके पास ये वाला नहीं होगा सोडियम। हाँ तो वो सेम ही तो डिस्टेंस है, तो ऐसे तो 3 होगा, एक वो एक वो एक। अभी भी गलती है, थोड़ा क्लोज पहुंच गए हो, समझ गए हो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट। हिंट दे रहा हूँ दोबारा से, ये एक यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल ही लिया मैंने, तो इस यूनिट सेल के बगल में भी तो यूनिट सेल है, ऊपर भी तो है, सब जगह है बेसिकली, सब जगह। अब बताओ दोबारा से, ये रहा क्लोरीन, इस क्लोरीन के पास के सोडियम आयन काउंट करने हैं। तो मैंने आपको बता दिया, एक सोडियम आयन यहाँ पे भी रखा हुआ है, एक सोडियम आयन एच के सेंटर में रखा हुआ है। तो पास वाला कौन सा हुआ? एच वाला हुआ। काउंट करो, 6 होंगे। क्लियर हो गया? देखो मैं बताता हूँ, क्लोरीन 1, तो पीछे भी तो होगा 2, 3 ऊपर भी तो होगा 4, 5 उधर भी तो होगा 6। अरे इधर देखो, लो कहाँ गया मेरा छोटा सा सोडियम? ये रहा क्लोरीन, ये वाला पास है ना, 1 2 3 4 5 6, सारे काउंट। बीच वाला दूर है ना, आपने नियरेस्ट वाला काउंट करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ही यही होता है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम। पास वाले आपने एटम या पास वाले आयन आपने काउंट करने होते हैं। तो कैटायन के केस में पास वाला अनायन देखोगे, अनायन के केस में पास वाला कैटायन देखोगे। तो अनायन को यूज करते हुए मैंने पास वाले कैटायन सारे काउंट कर लिए और मेरा आंसर आया है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl- इज इक्वल टू 6। तो अब आप Na+ का बता दो कोऑर्डिनेशन नंबर, ये तो Cl- का बताया ना। तो Na+ आपका एक एच के सेंटर पर है और एक बॉडी सेंटर पर है ना। तो आपने पास वाले काउंट करने, किसी को भी पिक कर लो, इस सोडियम को ले लो भाई, आप किसी से भी मेजर कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे इस वाले से कर लो, चाहे एज वाले से कर लो, चाहे इस वाले से कर लो, चाहे इस वाले से कर लो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो देखो मैं बॉडी सेंटर वाला ले रहा हूँ, थोड़ा इसके रिस्पेक्ट में काउंट करना ईजी है। बॉडी के रिस्पेक्ट पे अगर मैं सोडियम यहाँ रख दूँ तो इसके रिस्पेक्ट पे ये वाला क्लोरीन पास है या फेस सेंटर वाला क्लोरीन पास है? फेस सेंटर वाला। तो काउंट करना कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका Na+ का भी 6 ही हो गया। तो आप ये देखो, कोऑर्डिनेशन समझाने के चक्कर में कितना कुछ समझाना पड़ा है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ 6, मतलब क्रिस्टल लैटिस बतानी पड़ी मुझे, यूनिट सेल बतानी पड़ी मुझे, छोटी सी यूनिट सेल मैंने बनाई भी, ठीक है। ये सबसे सिंपल यूनिट सेल है जो आप एंट्रेंस के अंदर पढ़ोगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसके अंदर एटम सिर्फ कॉर्नर्स पे ही होते हैं। बट आप खुद सोचो ना, मैं सॉलिड के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं सॉलिड के बारे में बात कर रहा हूँ। सॉलिड के अंदर तो एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, यहाँ तो एटम मैंने क्लोजली पैक बना ही नहीं रखे हैं।
तो ये एक्चुअल पिक्चर नहीं है सॉलिड की, ये आपको सिर्फ समझाने के पर्पज से है। एक्चुअली में तो एटम बिल्कुल पास पास होंगे, सॉलिड्स के अंदर एटम्स आर क्लोजली पैक्ड ना, तो ये क्लोजली तो नहीं नजर आ रहा मेरे को भाई, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, बीच में अच्छा खासा बॉन्ड है, बॉन्ड को पकड़ भी रहा हूं मैं। बट सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ समझाने के पर्पज से, और इससे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आता है। क्लियर हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन लिख लो एक बारी। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन आयन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन आयन may be defined, coordination number of an ion may be defined as the coordination number of an ion may be defined as the number of oppositely charged ions, number of oppositely charged ions present as the nearest neighbors, present as the nearest neighbors around that ion, present as the nearest neighbors around that ion in an ionic crystal। ये आयनिक क्रिस्टल थी जो आपके सामने बनाई, ठीक है जी। दोबारा बोल देता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस प्रेजेंट एज द नियरेस्ट नेबर्स अराउंड दैट आयन इन एन आयनिक क्रिस्टल। तो क्रिस्टल लैटिस मैंने आपको बता दी है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम आयंस मॉलिक्यूल्स इन स्पेस इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। जब आप एटम को, आयंस को, मॉलिक्यूल्स को स्पेस में 3 डायमेंशनली अरेंज कर लेते हो तो उसे हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। एंड द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल। अगर आप यूनिट सेल को 3 डायमेंशनली रिपीट करते हुए चले जाओगे आपको क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगी। और मैंने आपको सिर्फ एक ही क्रिस्टल लैटिस आज समझाई है, NaCl। NaCl के अंदर आपके कितने क्लोरीन की पोजीशन क्या क्या होती है, क्यूब के कॉर्नर्स पर होते हैं और फेस के सेंटर पर होते हैं। और Na+ की क्या क्या पोजीशन होती है, एज के सेंटर पर होते हैं, बॉडी सेंटर पर होते हैं। और अगर आप आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहते हो तो कैटायन के पास आपने अनायन काउंट करने हैं, मतलब कैटायन के अराउंड आपने पास वाले अनायन काउंट करने हैं, कैटायन मत काउंट कर लेना। कैटायन को रेफरेंस ले रहे हो, पास वाले कैटायन काउंट कर रहे हो, वो गलत है। तो कैटायन के पास में कितने अनायंस है उन्हें काउंट करना है, और अनायन के पास कितने कैटायन है उन्हें काउंट करना है। अब डाले आप हेडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इससे पहले आप ये देख लो एक बारी, अभी इसका नंबर दोबारा आएगा, सॉरी फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, इसका नंबर दोबारा आएगा। बट आपको अभी छोटा सा ट्रेलर दे रहा हूँ। ये टेट्राहेड्रल है जो आपके सामने है, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ऐसा होता है, ठीक है ना। इस सेंटर में मैंने फिलहाल CH4 का बनाया है, सेंटर में कार्बन है, आप इसे कार्बन एज्यूम कर लो। ये 4 आपके हाइड्रोजन हो गए, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है, ठीक है। और कल NH3 भी देखा था आप लोगों ने, तो NH3 ये रहा, पिरामिड जैसा नज़र आ रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, पिरामिड जैसा नज़र आ रहा है। ये थोड़ा श्रिंक हो जाता है ऐसे, वो हम बाद में देखेंगे क्यों होता है। फिलहाल पिरामिडल एक्चुअली ये होता है, ये नहीं होता, पिरामिडल थोड़ा सा ऐसा होता है, ठीक है। ये पिरामिडल हो गया, NH3 का हो गया, ये आपका CH4 का हो गया। और वाटर का जानना चाहते हो तो ये लो वाटर का हो गया, ठीक है जी, वाटर का हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है जी, क्लियर हो गया। दोबारा देख लो एक बारी, वाटर, पिरामिडल थोड़ा ऐसा होता है पिरामिडल, ठीक है, ये ऐसा नहीं होता, वो रीज़न है उसका, बाकायदा हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा ऐसा होता है पिरामिडल, ठीक है। और टेट्राहेड्रल जानना चाहते हो, टेट्राहेड्रल, ठीक, डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मेन टॉपिक पर आते हैं। इसके फिर से एंट्री होगी, इसकी फिर से वापसी होगी, ठीक है। जैसे आपकी मार्वल्स की मूवी में लिखा था ना, गैलेक्सी, वो कौन से गार्डन था, गैलेक्सी वॉल्यूम 3, स्टार लॉर्ड विल रिटर्न, तो ऐसी टेट्राहेड्रल विल रिटर्न। डालो हेडिंग आप, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। 3 फैक्टर्स आपने डिस्कस करने हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। 3 फैक्टर्स आपने डिस्कस करने हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, 3 फैक्टर्स आपने डिस्कस करने हैं।
वो 3 फैक्टर कौन कौन से हैं? नंबर 1 है जी आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पिछले चैप्टर में पढ़ा था। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, पहला फैक्टर। तो ये तो मैंने डिफाइन करा है, फैक्टर कहाँ डिस्कस करा? तो फैक्टर ये है कि जिस भी एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम होगी ना, उतनी जल्दी आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा। पहला फैक्टर ये है। अब आप मुझे बताएं कौन से एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है, कौन से ग्रुप की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है? पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन से ग्रुप की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है? हाँ जी, नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, तो फिर ग्रुप 1 क्या करेगा? ग्रुप 1 की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। हाँ जी, मैं कम की बात कर रहा हूं। तो पहला फैक्टर ही यही है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। डालो हेडिंग, पहला फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट फैक्टर इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट फैक्टर इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। और इसमें आप लिखो लोअर द वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, लोअर्स द वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, lowers the values of ionization enthalpy, lowers the values of ionization enthalpies, greater the chances of ionic bond formation, greater the chances of ionic bond formation, lower the values of ionization enthalpies, lower the values of ionization enthalpies, greater will be the chances of ionic bond formation। ठीक है ना? जितनी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी उतनी ही ज़्यादा फॉर्मेशन होगी आयनिक बॉन्ड बनाने की। चलो नेक्स्ट फैक्टर देखो। सेकंड फैक्टर है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सेकंड फैक्टर है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में अब नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमें तो बस फैक्टर जानना है कि भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या रोल है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड के अंदर। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए क्या बताया मैंने आप लोगों को? जितनी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी उतना अच्छा, उतनी जल्दी आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा होगी, अरे उतनी आसानी से बनेगा ना। अरे किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर आसानी से ऐड हो जाता है तो एनर्जी बहुत सारी रिलीज होती है। तो हम तो यही चाहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकल जाए, इलेक्ट्रॉन जल्दी से ऐड हो जाए, जल्दी से कैटायन बन जाए, जल्दी से एनायन हो जाए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जल्दी हो जाए, आयनिक बॉन्ड जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो आपने नेक्स्ट हेडिंग डाली है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसमें आप लिख लो हायर द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, higher the values of electron gain enthalpies, greater the chances of ionic bond formation, greater the chance। अरे मैडम हाई ग्रेटर ही तो होगा, आयनिक बॉन्ड आप चाहते हो ना जल्दी बने, तो अगर अनायन जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी ना। दोनों में ग्रेटर आएगा। अरे पिछले वाले में लिखा है लोअर, लोअर दी आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेटर द चांसेस ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें बोल रहा हूँ एनर्जी अगर हाई रिलीज होगी, सॉरी ज़्यादा रिलीज होगी, तो चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या लिखा आप लोगों ने भी? हायर द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रेटर विल बी द चांसेस ऑफ द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। हाँ यही है, अरे यही है। तीसरा लिखो लैटिस एंथैल्पी। ये नहीं, ये नई टर्म आ गई आप लोगों के लिए, लैटिस एंथैल्पी। अबे लैटिस अभी लिखी तो है स्पेलिंग, कौन सी एंथैल्पी? लैटिस एंथैल्पी। तो पहले तो आप लैटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन लिख लो, ध्यान से समझना इस डेफिनेशन को। लिखो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड, amount of energy released when 1 mole of ionic bond is formed। ठीक है जी, 1 मोल का आयनिक बॉन्ड जब बनता है तो 1 मोल के आयनिक बॉन्ड के बनने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। हमेशा से आप हमेशा ध्यान रखना ये बात, जब आप बॉन्ड तोड़ोगे तो एनर्जी सप्लाई करोगे, बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है ना? जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतनी ही एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी उन्हीं बॉन्ड को तोड़ने के लिए।
तो लेटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन लिखिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड, और करके लिख लो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक बॉन्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक बॉन्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक बॉन्ड। उसके बाद आप लिख लो लैटिस एंथैल्पी इज डिनोटेड बाय, लैटिस एंथैल्पी इज डिनोटेड बाय यू नॉट, ठीक है जी। दोबारा सुन लो, 3 फैक्टर के बारे में हमने बात करी है। पहला फैक्टर मैंने आपको क्या बताया है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, और उसके अंदर क्या बोला है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम होगी उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के। दूसरा फैक्टर आप लोगों को क्या बताया है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी हाई होगी उतनी ही ज़्यादा फॉर्मेशन होंगे, चांसेस होंगे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का। तीसरा फैक्टर अभी से समझाया है, लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, 1 मोल का आयनिक बॉन्ड जब बनता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी, या 1 मोल के आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो आप एनर्जी सप्लाई करोगे वो भी लैटिस एंथैल्पी कहलाएगी। 1 मोल का आयनिक बॉन्ड मतलब क्या होता है, कितने बॉन्ड, 1 मोल के आयनिक बॉन्ड का क्या मतलब होता है, कितने बॉन्ड, 6.022 इंटू 10⁻23। ये दुखी हो गया ये यही ना, दुखी हो गए, खुश हो गए, ठीक है चलो आगे इसमें लिखो, इसमें क्या है लिखो, जितनी ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी रिलीज होगी ना उतना स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो इसमें आप लिख लो एक लाइन, हायर द वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी, हायर द वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी, higher the value of lattice enthalpy, greater will be the stability, greater will be the stability of the compound, greater will be the stability of the compound, and hence greater will be the stability of compound, and hence greater will be the ease, and hence greater will be the ease of its formation, and hence greater will be the ease of its formation, and hence greater will be the ease of its formation। ठीक है जी, आपने अभी 3 फैक्टर्स देखे हैं जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करते हैं। पहला फैक्टर आपने देखा आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम होगी उतनी तेज़ी से आपका आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। फिर दूसरा फैक्टर देखा आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा होगी आयनिक बॉन्ड उतनी ही जल्दी बनेगा। तीसरा फैक्टर देखा आप लोगों ने लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, जब 1 मोल का आयनिक बॉन्ड बनता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी, या 1 मोल के आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो आप एनर्जी सप्लाई करोगे उसे भी आप लोग बोलोगे लैटिस एंथैल्पी। और लैटिस एंथैल्पी जितनी ज़्यादा रिलीज होगी या जितनी ज़्यादा आपको सप्लाई करनी पड़ेगी आयनिक बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। ठीक है जी, तो देखो आयनिक बॉन्ड को, आयनिक बॉन्ड कह रहा हूँ, लैटिस एंथैल्पी को कैलकुलेट करने के लिए बाकायदा रिलेशन होता है, बट वो रिलेशन आपके लिए फॉर्चुनेटली, मेरे लिए अनफॉर्चुनेटली नहीं पढ़ना। ठीक है, उस इक्वेशन का नाम मैं लिख देता हूँ, बट वो पढ़ना नहीं है आपको। एंट्रेंस से बेशक पढ़ने को मिल जाए, एंट्रेंस से बेशक आपको पढ़ने को मिल जाए, बट यहाँ नहीं पढ़ना फिलहाल। मैं आपको एक जनरल सा पॉइंट बता दूंगा कि लैटिस एंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है। जनरल पॉइंट बना देता हूँ, लैटिस एंथैल्पी बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। जो लैटिस एंथैल्पी है बेसिकली कब ज़्यादा होगी, जब लैटिस एंथैल्पी कब ज़्यादा होगी, जब आयंस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अरे भाई आयनिक बॉन्ड क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। कल ही तो पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, कल ही पढ़ा था ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड उतना स्ट्रांग बनेगा, लैटिस एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा रिलीज होगी। तो 2 आयंस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, मतलब कैटायन और अनायन के चार्जेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कैटायन और अनायन के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर के। ठीक है जी, लैटिस एंथैल्पी इन पर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, हिम्मत रखो, बस 11:30, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, हिम्मत। लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी। आपके दोस्त आपके साथ है। वो होता नहीं बेब्लेड होता है, बेब्लेड कार्टून आता है, उसमें टाइसन ही होता है ना, वो बेब्लेड चला रहा होता है। सही बोल रहा हूँ ना मैं? किसी ने तो देखा होगा बेब्लेड सीजन। अरे देखा है नहीं देखा है, पहले ये बताओ। देखा है ना? तो टाइसन अकेला अरेना के अंदर बैटल फील्ड के अंदर अकेला फाइट कर रहा होता है, बट पीछे से कह रहे थे, पीछे से दोस्त कहते हैं हम तेरे साथ है, हम तेरे साथ है। समझ गए? तो ये दोस्त भी तुम्हारे साथ ही है, टेंशन ना लो। चलो जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी। फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी। पहला फैक्टर लिखो, चार्ज ऑन द आयन। फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी। हाँ जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी। फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी। पहला फैक्टर है चार्ज ऑन द आयन। पहला फैक्टर है चार्ज ऑन द आयन। फर्स्ट फैक्टर इज चार्ज ऑन द आयन। ठीक है जी, एग्जांपल लिखो, NaCl, CaCl2 एंड MgO। बताओ आपके हिसाब से किसकी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए? पहले आप चार्जेस कैलकुलेट कर लो, पहले आप चार्जेस कैलकुलेट कर लो सबके, ऊपर ही लिख लो इनके। इसका क्या चार्ज है? Na पे +1 है, क्लोरीन पे -1, कैल्शियम पे +2, -1, +2, -2। क्या कॉन्सेप्ट सिखाया है? जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इधर देखो, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी होगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। तो अब बताओ, CaCl2 MgO की सबसे ज़्यादा होगी, फिर इसकी कम होगी। +1 को -1 से मल्टीप्लाई करो, मतलब मैग्नीट्यूड लेना है सिर्फ, तो 1 × 1 = 1। अबे भाई मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके भी अगर तुम मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ही मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0 नहीं आ रहा। ये +2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस नहीं मल्टीप्लाई करना, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4। तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस कहाँ पे ज़्यादा आ रहा है? तीसरे वाले केस में ज़्यादा आ रहा है, तो लैटिस एंथैल्पी उसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम, इसकी कम। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो, साइज ऑफ द आयंस। नेक्स्ट फैक्टर है साइज ऑफ द आयंस। अरे ये तो रही एक्सप्लेनेशन बस, और इसमें क्या लिखोगे आप लोग? जो सिंपल है उसे तो छोड़ ही दो, इसमें और एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। साइज ऑफ द आयन, साइज ऑफ द आयंस। ठीक है, पहला एग्जांपल है जी आपका NaCl और NaBr, आपने इसे कंपेयर करना है। NaCl और NaBr आपने इसे कंपेयर करना है। अगला एग्जांपल है LiF और LiI। LiF LiI, LiF LiI। चलो इसमें और ऐड कर लो, इनको अरेंज करना इंक्रीजिंग ऑर्डर में। AgCl AgI, CaF2 CaCl2 और BeO और MgO। चलो करो, BeO और MgO करो।
अगर आप चार्ज नोटिस करोगे सब में चार्ज सेम है, दोनों कैटायन और अनायन का चार्ज सेम है, तो चार्ज के बेसिस पे आप लैटिस एंथैल्पी बता ही नहीं पाओगे। तो कौन सा फैक्टर लेना पड़ेगा? साइज, है ना। चलो करो, हो गया होगा भाई। ये चैप्टर नंबर 4 है 5 है? 4 है। अच्छा, पहले 4 हुआ करता था। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। पहले 5 केमिक स्टेट्स ऑफ मैटर हुआ करता था और 6 थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, ये हो गया आंसर। डिस्कस करें पक्का? हाँ जी हाँ जी बोलिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। NaCl NaBr के अंदर किसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी? देखो आप इधर, Na प्लस Cl माइनस Br माइनस। Na प्लस और Na प्लस का साइज तो सेम है, तो Cl माइनस Br माइनस देख लेते हैं। Cl माइनस छोटा, Br माइनस बड़ा। जब ये बड़ा तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो लैटिस एंथैल्पी कम। तो किसकी ज्यादा होगी लैटिस एंथैल्पी? आया समझ में? अब इधर आ जाओ। LiF LiI LiCl LiBr, इसको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लैटिस एंथैल्पी। तो सब में तो लिथियम सेम ही है, फ्लोरीन का साइज छोटा, तो Li और F के बीच का साइज छोटा, मतलब R छोटा। R छोटा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो लैटिस एंथैल्पी ज्यादा। तो LiF सबसे आखिरी में चला जाएगा, इसकी लैटिस एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। फिर LiCl, फिर LiBr, फिर LiI। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो इन सब में लिथियम का साइज सेम है, हेलोजन का साइज मतलब हलाइड आयन का साइज चेंज हो रहा है। हलाइड आयन का साइज चेंज होगा, धीरे धीरे करके बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड अनायन। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, R बढ़ेगा, R बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, लैटिस एंथैल्पी घट जाएगी। ये आ गया समझ में? किसी को डाउट है इसमें? पक्का डाउट है जी आपको इसमें? चलो नेक्स्ट देखो, इसमें सिल्वर का साइज सेम है, तो क्लोरीन का साइज छोटा, बॉन्ड लेंथ छोटी, R छोटी, ये ज्यादा, तो AgCl का ज्यादा होगा, AgI का कम होगा। क्लियर है? सिमिलरली इसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी। इधर क्या आंसर लिखा है आपने? ये लिखा होगा आपने, ये नहीं लिखा? अच्छा, करा ही नहीं अभी तक, यही लिखा है ना? ठीक है जी, आप लोगों ने अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड आंसर लिखा, बट अनफॉर्चुनेटली ये आंसर नहीं है, आंसर उल्टा है। क्यों ऐसा है जी? आपको थोड़ा सा अगर याद हो, नहीं याद कैसे होगा, मुझे अभी याद आया, मैंने पढ़ाया ही नहीं वो। चलो अभी बता देता हूँ। हर एक ग्रुप का पहला एलिमेंट, जैसे ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 हो गया, ग्रुप 13 हो गया, 14 हो गया, स्पेशली इन SNP ब्लॉक एलिमेंट 14, 15, 16, 17, 18, हर एक ग्रुप का पहला एलिमेंट अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से डिफर करता है प्रॉपर्टीज की टर्म्स में, अलग ही प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे आप ग्रुप 2 के बारे में बात कर लो, ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स है वो एल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स है। सही बोला ना, बेटा मांगे काश वोटर, वहीं से तो है ये ग्रुप 2, बेरिलियम ग्रुप 2 से ही तो है। तो ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। प्रीडोमिनेंटली का मतलब है, थोड़ी दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता है, कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होता है। तो आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए आपने कौन सी इक्वेशन सीखी थी? परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए कोई इक्वेशन सीखी थी? हेनी स्मिथ इक्वेशन नाम पूछ रहा था मैं, है ना? याद आ गया कुछ? मैं आपको ये बता रहा हूँ, कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होता, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ग्रुप 2 के एलिमेंट है वो प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम आपका कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। क्यों? क्योंकि इसका साइज काफ़ी छोटा है। ठीक है जी, अरे बेरिलियम का साइज काफ़ी छोटा होता है अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से, ठीक है।
साइज छोटा होने की वजह से इसमें एक्सेप्शन अराइज हो जाती है, और भी रीजंस होते हैं इनके, ठीक है, अभी एक ही समझो। साइज छोटा होने की वजह से इसमें एक्सेप्शन अराइज हो जाती है, और बेरिलियम आयनिक कंपाउंड ना बना के कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। अब आप खुद सोचो, कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर लैटिस एंथैल्पी नाम की चीज़ एग्जिस्ट करनी चाहिए? अगर किसी कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो आप वहाँ पे लैटिस एंथैल्पी की बात करोगे? नहीं। फिर लैटिस एंथैल्पी किसकी ज़्यादा हो जाएगी? ऑटोमेटिकली इसकी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये आयनिक कैरेक्टर है, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर है। लिख लो उसका रीज़न, लिख लो आप। बेरिलियम ऑक्साइड हैज़ ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर, इसके नीचे ही लिख लो, बेरिलियम ऑक्साइड हैज़ ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर। बेरिलियम ऑक्साइड हैज़ ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर, ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है जी। बेरिलियम ऑक्साइड हैज़ ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर, तो जाहिर सी बात है जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ पे आप लैटिस एंथैल्पी के बारे में बात ही नहीं करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली MgO में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा हो गया, लैटिस एंथैल्पी उधर ज़्यादा हो गई, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालो। एक लाइन और लिख लो, सुनो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि लैटिस एंथैल्पी को U0 से डिनोट करते हैं, और बाकायदा इसके लिए इक्वेशन होती है बॉर्न-लैंडी इक्वेशन, जो आपने पढ़नी नहीं, नाम बता दिया मैंने, रिलेशन बना होता है प्रॉपर, ठीक है। आपको एक जनरल क्राइटेरिया बता दिया मैंने कि लैटिस एंथैल्पी बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है कैटायन और अनायन के बीच में। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ही ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी होगी, ठीक है जी। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, डिस्टेंस का स्क्वायर बेसिकली, ठीक है। आप लैटिस एंथैल्पी को एक और मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो जो थर्मोडायनेमिक्स में हमें पढ़ना है, बॉर्न हेबर साइकिल। तो लाइन लिख लो, बॉर्न हेबर साइकिल इज यूज्ड टू कैलकुलेट लैटिस एंथैल्पी। बॉर्न हेबर साइकिल, BORN, बॉर्न हेबर साइकिल इज यूज्ड टू कैलकुलेट लैटिस एंथैल्पी, ठीक है जी। बॉर्न हेबर साइकिल इज यूज्ड टू कैलकुलेट लैटिस एंथैल्पी, बॉर्न हेबर साइकिल इज यूज्ड टू कैलकुलेट लैटिस एंथैल्पी। अब आप हेडिंग डाले, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर आप लोगों ने क्या क्या देख लिया है? फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक कंपाउंड आज ही देखा है। इसके अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा है? लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए, ऐसा ही कुछ पढ़ा है ना? अरे हाँ हूँ तो कर दो भाई। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई लैटिस एंथैल्पी होनी चाहिए। तो सुनो, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर किस फैक्टर के बेसिस से बताएं? तीसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर भाई मेन है आपका लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी जितनी ज़्यादा रिलीज होगी आयनिक बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग बनेगा, और जितना स्ट्रांग आयनिक बॉन्ड बनेगा उतनी जल्दी बनाएगा ना फिर आयनिक बॉन्ड, कैटायन और आयन उतनी जल्दी आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। भाई कोई चीज़ लाइफ के अंदर हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। आप अगर आपको दो जॉब्स सेलेक्शन करने हो और आपके दोनों जॉब्स में इंटरव्यू क्लियर हो गया हो, तो आप किसको एक्सेप्ट करेंगे? जिसमें पे हाई हो, क्योंकि वहाँ भाई आप ज़्यादा स्टेबल फील करोगे, खर्चे अच्छे से होंगे आप लोगों के, iPhone 21वां आ जाएगा आपका, ठीक है ना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ध्यान रखना, तीसरा ही फैक्टर आपने यूज़ करना है आयनिक बॉन्ड की स्टेबिलिटी को बताने के लिए। जितनी ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी आयनिक बॉन्ड की स्टेबिलिटी होगी। क्लियर? अब आप हेडिंग डाले जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, जिसमें से नंबर 1 लिखो फिजिकल स्टेट। कैसे एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर आयनिक कंपाउंड? सॉलिड, लिक्विड, गैस? अरे घर में NaCl है, कैसा है? पानी है, पानी है। अरे क्रिस्टल का नेचर क्या है? सॉलिड ना, तो लिखो दीज कंपाउंड्स यूजुअली एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। दीज कंपाउंड्स यूजुअली एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट्स, ठीक है जी, पहला पॉइंट डन हो गया। दूसरा लिखो क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आप ही इसका आंसर करेंगे। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? क्या बताया था इनको हमने? कैटायन और अनायन। और ये कैटायन और अनायन किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं? इर्रेगुलर या रेगुलर? रेगुलर। और उस पैटर्न को आप लोग क्या बोलते हो? क्रिस्टल लैटिस, है ना? तो यही है इसका आंसर। लिख लो इसके अंदर थोड़ा सा लिख लो, एक्सरे एनालिसिस ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स
सेकेंड प्रॉपर्टी है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एक्सरे एनालिसिस ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स, सेकेंड है मैडम जी। एक्सरे एनालिसिस ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स, X-ray analysis of the ionic compounds shows that they exist as ions. Shows that they exist as ions, not as molecules. They exist as ions, not as molecules, and these ions are arranged. In a regular pattern, and these ions are arranged in a regular pattern known as crystal lattice. ठीक है जी। बाकी क्रिस्टल लैटिस के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। NaCl की क्रिस्टल लैटिस के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो, थर्ड प्रॉपर्टी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। थर्ड प्रॉपर्टी इज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स हम लोग देख रहे हैं, और इसमें भी कौन कौन सी प्रॉपर्टी देख ली है। नंबर 1 फिजिकल स्टेट देख लिया, आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट्स, अभी देखा थोड़ी देर पहले। दूसरी प्रॉपर्टी हम क्या देख रहे हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तीसरी प्रॉपर्टी अब देखेंगे हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आपके हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए आयनिक कंपाउंड्स का? क्यों हाई होना चाहिए, तो क्यों? क्योंकि बीच में स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड्स के अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं, और आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। इस वजह से आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। तो लिख लो, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक। Ionic compounds have high melting and boiling points due to the presence of strong electrostatic force of attraction. Ionic compounds have high melting and boiling point due to the presence of strong electrostatic force of attraction. ठीक है जी। आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है, क्योंकि आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है जी, समझ आ गया? 3 पॉइंट हो गए। चौथा लिखो सॉल्युबिलिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के लिए क्या कॉन्सेप्ट आप लोगों ने ध्यान रखना है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मतलब पोलर के अंदर डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व करेगा। ठीक, तो क्या आप मुझे बताएं आयनिक कंपाउंड पोलर होता है? नहीं होता। पोलर का मतलब उसमें चार्ज होने चाहिए। क्या आयनिक कंपाउंड्स में चार्ज होते हैं? अरे आयनिक कंपाउंड्स के अंदर आयंस होते हैं, आयंस पे चार्ज होते हैं, मतलब आयनिक कंपाउंड पोलर होता है। क्या वाटर मॉलिक्यूल पोलर है? इसमें तो कोवलेंट बॉन्ड होता है। 5 मिनट्स का ब्रेक है। नेक्स्ट हेडिंग इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे थे। वेलकम बैक आफ्टर द 5 मिनट्स ब्रेक। ठीक है, यस कुछ कह रहे थे आप?
हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया है, लाइक डिजॉल्व लाइक, ये वाला कॉन्सेप्ट रखो। कहने का मतलब है पोलर पोलर में डिजॉल्व कर जाता है, नॉन पोलर में डिजॉल्व कर जाता है। तो आप लोग कह रहे थे वाटर पोलर नहीं है, तो देख लेते हैं एक बारी। कुछ बच्चे कह रहे हैं, कुछ के बच्चे कह रहे हैं नहीं है, तो देख लेते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। भाई आपको तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू याद भी हो जानी चाहिए, कितनी बार हमने बात करी है इसकी। दिस इज नॉट द गुड मेथड, सॉरी गुड वे। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पोलर हो जाएगा, पोलैरिटीज क्रिएट हो जाएगी, पार्शियल माइनस पार्शियल पॉजिटिव। अगर मैं डायरेक्शन बनाऊं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग हो रही है उसकी डायरेक्शन बनाऊं, तो ये बनती है डायरेक्शन। सही बोला? ये बात इसी चैप्टर में पढ़ना है डिटेल में, बट मुझे जरूरत पड़ रही है इसलिए बता रहा हूं। इन अ सिमिलर वे इधर भी तो बनेगी डायरेक्शन, इसमें भी तो प्लस साइन आएगा तो इधर 2 हो जाएगा, है ना? तो इधर भी, और दोनों मतलब क्या कहते हैं इसको, मर्ज कर रहे हैं। मर्ज कर रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा? ऐड हो जाएगा। रिजल्टेंट ऐड होगा तो कहीं ऊपर लाई करेगा। वेक्टर एडिशन तो पढ़ लिया होगा, तो ये वेक्टर एडिशन ही हो रहा है। तो अब बताना जरा कहाँ से नॉन पोलर है, मतलब ये पोलर आप कह रहे थे पोलर नहीं है, कहाँ से नॉन पोलर बताना। भाई इधर भी पोलर बॉन्ड है, इधर भी पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड कैंसिल हो नहीं रहे, पोलर बॉन्ड तो मर्ज कर रहे हैं, है ना? तो रिजल्टेंट क्या है? कुछ तो आएगा रिजल्टेंट। अरे कुछ तो आएगा ना, पोलैरिटी न्यूट्रलाइज नहीं हो रही है ना, तो ये मॉलिक्यूल पोलर है। अभी सिंपल शब्दों में समझो, बाद में हम समझेंगे इसी टॉपिक को दोबारा से विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो वाटर पोलर है, आयनिक कंपाउंड भी पोलर है, तो आयनिक कंपाउंड वाटर के अंदर डिसॉल्व कर जाता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले लिखो सॉल्युबिलिटी के अंदर लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक मीन्स पोलर कंपाउंड dissolves in polar solvent, polar compound dissolves in polar solvent, like charges repel each other, unlike charges attract each other। like charges मतलब सेम सेम हो गए, तो इधर मैं बोल रहा हूँ like dissolves like, मतलब सेम पोलैरिटी वाले, सेम केमिकल नेचर वाले डिसॉल्व कर जाते हैं। तो पोलर पोलर में डिसॉल्व कर जाता है, नॉन पोलर में डिसॉल्व करता है। पोलर को नॉन पोलर में डालोगे डिसॉल्व नहीं होता है, वो है इसका मतलब। और वो आप जो चार्जेस वाला कह रहे हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब सेम चार्जेस रिपेल करेंगे, वो ये है। क्या लिखवाया था? लाइक डिसॉल्व्स लाइक मीन्स पोलर कंपाउंड डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट, सिमिलरली नॉन पोलर कंपाउंड डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। Therefore, ionic compound being polar in nature, dissolves in ionic compound being polar in nature dissolves in polar solvent. Sorry, ionic compound being polar in nature dissolves in polar solvent. ठीक है? and ionic compounds are insoluble in non-polar solvent, and ionic compounds are insoluble in non-polar solvent, and ionic compounds are insoluble in non-polar solvent। जो आपके ionic compounds होते हैं वो insoluble होते हैं non-polar solvent के अंदर। ठीक है जी? एग्जाम्पल अगर ले आप लोग, NaCl is soluble in water, ठीक है जी, and NaCl is insoluble in petrol। वाटर आपका पोलर सॉल्वेंट है, और पेट्रोल आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ये घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। पेट्रोल मत लेना, पेट्रोल घर पे केरोसिन ये थोड़ा वो होता है ना, जल्दी आँख पकड़ता है, दूर से भी पकड़ लेगा आँख, तो खामा खा टाटा बाय बाय ना हो जाए तुम लोगों का। तो इट्स बेटर है आप घर पे केरोसिन ऑयल पड़ा होगा या नॉर्मल ऑयल पड़ा होगा, अल्कोहल मत लेना,
ऑयल ले लेना, घर पे ऑयल पड़ा होगा, ठीक है जी। तेल, सोयाबीन तेल, सरसों का तेल, जो भी तेल पड़ा होगा उसको यूज़ कर लेना, NaCl डाल लेना उसमें। हाँ, पेट्रोल ले लेना, थोड़ा सा ले लेना मम्मी पापा के प्रेजेंस में। कैरोसिन ऑयल तो मिल ही जाएगा, और कुछ ना मिले तो कैरोसिन ऑयल में डाल के देख लेना, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये अभी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर सब आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी चल रही है। कौन सा चैप्टर किताब? नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये तो लिख लिया होगा आप लोगों ने, NaCl पानी में डिजोल्व कर जाता है, NaCl पेट्रोल में डिजोल्व नहीं करता है। NaCl का एग्जाम, बेंजीन भी ले सकते हो आप पेट्रोल की जगह, और बेंजीन C6H6 लैब में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या आयनिक कंपाउंड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी? नहीं करता, करता होगा। आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता इन द सॉलिड स्टेट। क्यों नहीं करता? क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस आर नॉट मोबाइल। मोबाइल मतलब फ्री टू मूव। बट उसी आयनिक कंपाउंड को उठा के पानी में डाल दोगे तो आयंस बन जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो आपका जो टैप वाटर होता है क्यों कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी? हाँ, तो क्यों कंडक्ट करता है, रीजन बताओ ना। आयंस कौन कहाँ से? अरे भाई, टैप वाटर में मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स क्या आपके आयंस ही तो है, कैटायन अनायन होता है। तो टैप वाटर में आयंस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए टैप वाटर आपका कंडक्ट नहीं करता। और अगर आप अल्ट्रा प्योर डिस्टिल वाटर ले लो, अल्ट्रा प्योर, जैसे बिल्कुल कोई आयन ही नहीं है, एक भी आयन नहीं है, सिर्फ H2O है, सिर्फ H2O, वो कंडक्ट ही नहीं करेगा ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आयंस है। घर वाला RO अल्ट्रा प्योर वाटर नहीं देता भाई। पहली बात सुन लो आप लोग, गलत फहमी निकाल लो दिमाग से। RO मीन्स रिवर्स ऑस्मोसिस, जो 12th में पढ़ना है। रिवर्स ऑस्मोसिस का काम क्या होता है? सॉफ्ट वाटर क्रिएट करना। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बना देता है, थोड़ा बेटर बना देता है, ड्रिंकेबल बना देता है। जो घर में आपका पानी सप्लाई होता है, खारा पानी जो सप्लाई होता है, जिसे आप हार्ड वाटर बोलते हो आप लोग, एक मिनट, जैसे आप लोग हार्ड वाटर बोलते हो, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं, सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कैल्शियम के और उसके मैग्नीशियम के, सोडियम के भी होते हैं। तो RO क्या करता है? इन आयंस की कंसंट्रेशन को घटा के कम कर देता है, ठीक है। बिल्कुल जीरो नहीं करेगा, बिल्कुल जीरो नहीं करेगा, क्योंकि वाटर में मिनरल्स होना ज़रूरी है। तो कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन को घटा देगा। अगर सोडियम का आयन कम है तो उसको बढ़ा देगा, सोडियम एक्सेस में है तो उसको ऑप्टिमम लेवल पे ला देगा, ठीक है जी। फिर आपका और थोड़ा टेस्ट ऐड कर देता है RO, तो पानी आपका पीने लायक हो जाता है। हाँ जी बोलो। वो भी अल्ट्रा प्योर नहीं होता, मैंने उसका टेस्ट किया था। देखो ऐसा होता है हमारी छोटी छोटी लैब्स में, मैं स्कूल की लैब के बारे में बात कर रहा हूँ, वहाँ पे देखो कुछ स्कूल्स के अंदर डिस्टिलेशन प्लांट लगे हुए होते हैं, कुछ स्कूल्स में नहीं लगे होते, तो बाहर से परचेज करते हैं। तो ऐसा होता है, जो डिस्टिल वाटर आप लोगों के पास आएगा ना लैब में, आप उसकी कंडक्टिविटी चेक करेगा, कंडक्टिविटी वो शो करेगा, बट बहुत कम शो करेगा। मैंने तभी तो वर्ड यूज़ करा अल्ट्रा प्योर डिस्टिल वाटर, मतलब बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का प्योर। अरे आप लोग रील्स भी तो देखते हो, लेजेंड, अल्ट्रा लेजेंड, है ना, ऐसे कुछ देख समझ जाओ। अल्ट्रा प्योर डिस्टिल वाटर का मतलब है हाईली प्योर डिस्टिल वाटर, जिसमें एक भी आयन नहीं है, एक भी आयन नहीं, वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो आप जब लैब जाएंगे नेक्स्ट टाइम, बैटरीज ले जाना, यहाँ से एक बैटरी ले जाना, कनेक्शन ले जाना, बना के कहीं से बना के लेके चले जाना LED का, और वहाँ पे चेक कर लेना कंडक्टिविटी। बल्ब ग्लो करेगा, LED ग्लो करेगी, पर बहुत कम करेगी। बाकी डिपेंड करता है आपका डिस्टिल वाटर कितना प्योर है। अगर आपके बाद बाई चांस आपके लैब में अल्ट्रा प्योर डिस्टिल वाटर है, फिर तो करेगा ही नहीं, ठीक है जी। तो जो RO होता है घर का, वो डिस्टिल वाटर नहीं क्रिएट करता, वो बस पीने लायक पानी बनाता है, मिनरल्स की कंसंट्रेशन को ऑप्टिमम कर देता है। ऑप्टिमम का मतलब ये है, आप चाय पी रहे हैं, चाय में ज़रूरत से ज़्यादा चीनी भी सही नहीं है, आप पियोगे ही नहीं, बोलोगे मम्मी बहुत मीठी है, और चीनी ना हो तो कोई सवाल ही नहीं है। तो क्या बीच में होना चाहिए ना शुगर का अमाउंट, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है ऑप्टिमम, ठीक है जी। तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे? आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी के बारे में कंडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे थे। आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मोबाइल आयंस।
फ्री आयंस नहीं होते, आयंस होते हैं बट दे आर नॉट फ्री टू मूव। बट उसी आयनिक कंपाउंड को उठा के पानी में डाल दो, अब आयंस आपके मोबाइल हो जाएंगे, मोबाइल्स हो जाएंगे, नाउ दे आर फ्री टू मूव, हेंस इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका एग्जांपल मैंने लिया था वाटर से, वाटर के अंदर मिनरल प्रेजेंट होते हैं, मिनरल से आपको आयंस मिलते हैं, इसलिए आपका पीने वाला पानी कंडक्ट करता है। बट अल्ट्रा प्योर डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आयंस। ठीक है जी, तो पानी में मिनरल्स का होना ज़रूरी होता है, हमारी बॉडी को मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो लिखो आयनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट, ionic compounds in solid state do not conduct electricity. Ionic compounds in the solid state do not conduct electricity due to the absence of mobile ions. Mobile means free ions. ठीक है, ionic compounds do not conduct electricity due to the absence of mobile ions, whereas ionic compounds in solutions conduct electricity due to the presence of free ions, ठीक है जी। ionic compounds conducts electricity due to the presence of free ions, ठीक है। सिंपल शब्दों में ये है, सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा आयंस प्रेजेंट होने के बाद भी। तो आयंस प्रेजेंट होना भी चाहिए प्लस मोबाइल भी होनी चाहिए, और उसी आयनिक कंपाउंड को उठा के अगर आप पानी में डाल दोगे तो अब आयंस आर फ्री, देयरफॉर आयनिक कंपाउंड विल कंडक्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट डालो, सॉरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, आयनिक रिएक्शंस। फिफ्थ आपकी प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, फिफ्थ आपकी प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और सिक्स्थ आपकी प्रॉपर्टी है आयनिक रिएक्शन। तो आप ही मुझे बता दीजिए आयनिक कंपाउंड किस टाइप की रिएक्शन शो करता है, मॉलिक्यूलर या आयोनिक? आयनिक ही शो करेगा ना। अरे आयनिक कंपाउंड्स में जब आयंस प्रेजेंट है तो आयनिक रिएक्शन ही शो करेगा, और आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। ठीक है जी, तो लिख लो इसके अंदर एक लाइन, द रिएक्शंस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स are the reaction between the ions, the reactions of ionic compounds are the reactions between the ions produced in solutions, and these reactions are very fast, ठीक है जी। अच्छा, आप एक क्वेश्चन है थोड़ा हटके है तो केमिस्ट्री से ही, थोड़ा सोच के आंसर करना। आप दो रिएक्टेंट्स के बीच में रिएक्शन करवाना चाहते हो तो कैसे करवाओगे बताना? दो रिएक्टेंट्स के बीच में आप रिएक्शन करवाना चाहते हो, कैसे करोगे बताना? मैंने एक रिएक्टेंट यहाँ रख दिया, एक रिएक्टेंट यहाँ रख दिया, इनके बीच में रिएक्शन हो जाएगी? तो क्या करूँ, मिक्स कर दूँ बस? डिपेंड करेगा उसका नेचर। तो अगर मैं एलॉय बनाना चाहता हूँ, आपने बोला मिक्स कर दो, अगर मैं एलॉय बनाना चाहता हूँ गोल्ड और कॉपर का, है ना, गोल्ड और कॉपर का ही बनता है वो जो 24, तो गोल्ड और कॉपर बस ऐसे मिक्स कर दो ना सॉलिड्स, यहाँ पे हीट करूँ तो फिर क्या होगा? मेल्ट होगा, फिर कॉपर सॉलिड डाल दूँ, यानी कि लिक्विड फॉर्म में। आप ये कह रहे हो दोनों लिक्विड फॉर्म में मिक्स कर दो तो यहाँ एलॉय बन जाएगा। तो इधर रिएक्शन हुई है कोई? यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती है। नहीं, बना तो है, एलॉय बना है, बट यहाँ रिएक्शन नहीं होती है। रिएक्शन के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट कुछ नया बनकर आता है, बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं, ये है रिएक्शन। वहाँ पे एलॉय के अंदर सब्स्टिट्यूशन होता है, वो एक बात का कॉन्सेप्ट है, मैं बता देता हूँ। क्रिस्टल लैटिस बताई थी, क्रिस्टल लैटिस के अंदर एटम्स की पोजीशन फिक्स थी, तो एक एटम दूसरे एटम की पोजीशन ले लेता है।
और एलॉय बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मोल्टन फॉर्म्स लेनी पड़ेगी मेटल्स की। मोल्टन फॉर्म समझते हो, लिक्विड फॉर्म। अब चलते हैं वापस आयनिक वापस रिएक्शन की तरफ। अगर आप दो रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाना चाहते हो ना, आपको सॉल्वेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। सॉल्वेंट में आप रिएक्टेंट को डालोगे, रिएक्टेंट मोशन में होंगे, कोलाइड करेंगे, तब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। तो सॉल्वेंट का होना ज़रूरी होता है, ठीक है जी। अगर सॉल्वेंट ना होता तो ऑक्सीजन तो नेचर के अंदर है ही, हाइड्रोजन गैस ले आओ, पहले हाइड्रोजन गैस इनहेल कर लो, फिर ऑक्सीजन गैस इनहेल कर लो, पानी तो बन ही जाएगा अंदर। कुछ सर्टेन कंडीशंस होती है, सॉल्वेंट्स होता है, टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, प्रेशर की ज़रूरत होती है। तो आपने अगर ध्यान दिया हो या ना दिया हो मुझे पता नहीं, एक लाइन लिखी हुई है, आयनिक कंपाउंड्स रिएक्ट इन द सॉल्यूशन, कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ है, देखो सॉल्यूशंस वर्ड यूज़ हुआ है और सॉल्यूशन के अंदर रिएक्शन हो रही है ना, यही मैं बताना चाह रहा था। सॉल्वेंट का होना ज़रूरी होता है, तभी रिएक्टेंट्स कोलाइड करेंगे, अपने आप नहीं कोलाइड करते हैं। तो अब आप नेक्स्ट हेडिंग डाले कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड नेक्स्ट हेडिंग, आयनिक कंपाउंड खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे से क्वेश्चंस कराऊंगा इसी से रिलेटेड। अभी आप हेडिंग डाले कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, लुईस लैंगमियर कॉन्सेप्ट। ये अगला है, आयनिक बॉन्ड टाटा बाय बाय हो गया है। कोवेलेंट बॉन्ड मैं लिख रहा हूं, कोवेलेंट बॉन्ड, लुईस लैंगमियर कॉन्सेप्ट। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है बताना दोबारा से मुझे एक बारी। हाँ जी बताएं, कैसे बनता है, किसके बीच में नहीं बनता, ये नहीं पूछ रहा मैं। हाँ जी डेफिनेशन बताओ, वापस खड़े हो जाओ। अब यही करा करूँगा, आप लोग मुझे सुनाएंगे नहीं ना तो वापस पनिशमेंट मिलेगी। चलो आज के लिए तो ज़्यादा हो गया, बैठ जाओ, कल से ध्यान रखना। बीच में क्वेश्चन पूछ लूँगा किसी से भी, बीच में क्वेश्चन पूछ लूँगा किसी से भी, और जो नहीं सुना पाएंगे उनको सुनहरा मौका मिलेगा क्लास में खड़े होने का, ठीक है भाई। तो आज छोड़ दिया क्योंकि आज ऑलरेडी 1 घंटे आप खड़े रहे हो, थक गए होगे। आयनिक बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। कल अब ध्यान रखना, कल से वैलिड है पनिशमेंट, कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया, कल से वैलिड है सबके लिए। किसी से भी पूछ लूँगा, जो नहीं सुना पाएगा नेक्स्ट डे उसका लंबा हो जाएगी क्लास, लंबी हो जाएगी क्लास 2 घंटे के लिए, और खड़े होने का मौका भी मिलेगा आपको, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या होता है, लेट्स से ये साहब और मैं मूवी देखने गए, ये जो नई मूवी आई हुई है अक्षय कुमार की OMG 2, ठीक है जी। और हुआ क्या कि जो भी एक्सपेंडिचर आया वहाँ पे, जो भी खर्चा आया, पॉपकॉर्न खाए हमने, हैं हाँ जाते ही नहीं ना बच्चे, तो जो भी खर्चा आया पॉपकॉर्न का, मूवीज़ का, ट्रैवलिंग का, पेट्रोल एंड ऑल, वो हम दोनों ने बराबर बराबर बांट लिया। ये होती है म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। तो एक बॉन्ड बनता है आपके 2 इलेक्ट्रॉन से, ये बात ध्यान रखना, एक बॉन्ड आपका बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से। तो बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम देगा, ये है म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है ना। 2 बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, मुंह से बोलो, 4। तो 4 में से आधे इलेक्ट्रॉन एक एटम, बचे हुए आधे इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम। इन अ सिमिलर वे 3 बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, 6। तो 6 के आधे 3, तो भाई बॉन्ड तो आप 2 एटम्स के बीच में बना रहे हो ना, तो एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एटम बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। हाँ वही एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, वो तो हम देखेंगे ना कि एटम के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, सिंगल बन रहा है, डबल बन रहा है, ट्रिपल बन रहा है, उसके हिसाब से देखेंगे। तो लिखो डेफिनेशन, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द 2 एटम्स, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द 2 एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द 2 एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द 2 एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन them,
द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दैम सो एज टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स, so as to complete their octates, so as to complete their octates. The bond formed between the two atoms by mutual sharing of electrons between them so as to complete their octates or duplets, or duplets in case of elements, or duplets in case of elements having, or duplets in case of elements having only one shell, having only one shell, in case of elements having only one shell is called covalent bond or covalent linkage, is called covalent bond or covalent linkage. ठीक है जी, I repeat, the bond formed between the two atoms by mutual sharing of electrons between them so as to complete their octates or duplets in case of elements having only one shell is called covalent bond or covalent linkage, and the number of electrons contributed by, इसी में ही है, and the number of electrons contributed by each atom is known as covalency, and the number of electrons contributed by, and the number of electrons contributed by each atom is known as covalency. जैसे वहाँ इलेक्ट्रोवैलेंसी पढ़ा था वैसे कोवैलेंसी है यहाँ पे। भाई जैसे आप लोगों ने पिछले टॉपिक के अंदर इलेक्ट्रोवैलेंसी पढ़ा था ना, कल ही पढ़ा था, वैसे कोवैलेंसी है। एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, उसे हम बोलते हैं कोवैलेंसी। चलो पहला एग्जांपल देखो, Cl2, क्लोरीन 7 होते हैं ना, ये लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन बना दिया। दूसरा क्लोरीन लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो शेयरिंग हो गई, सामने वाले का यूज कर लिया ना, ये देखो शेयरिंग हो गई, बन गया सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये थोड़ा प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा कि एटम के बीच में सिंगल बनना है, डबल बनना है, ट्रिपल बनना है, और फिर बाय द टाइम ग्रेजुअली आपको याद भी हो जाएगा। हाँ, सिग्मा बॉन्ड का कॉन्सेप्ट अभी आया नहीं है। ठीक है जी, पहला एग्जाम्पल, ठीक है, इसको आप और कैसे लिख सकते हो, Cl, ये सिंगल बॉन्ड बना दिया, है ना। कोवैलेंट बॉन्ड को आप ऐसे दिखा सकते हो, कोवैलेंट बॉन्ड को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। ठीक है, चलो HCl का बताना एक बारी। हाइड्रोजन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एक ही यहाँ रख दिया, क्लोरीन का भी एक यहाँ रख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट होगा और क्लोरीन का ऑक्टेट होगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अबे इक्विवेलेंट का साइन है ये, इक्वल का साइन है, मैं कह रहा हूं इक्विवेलेंट। अगला एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन का बनाओ फटाफट से, H2, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन उसका एक इलेक्ट्रॉन, इस वाले हाइड्रोजन का डुप्लेट, इस वाले हाइड्रोजन का डुप्लेट। हाइड्रोजन के केस में डुप्लेट देखा जाता है। अगला एग्जांपल है जी O2, उसके बाद N2। इधर देखो एक बारी जरा, O2, आप लोगों को पता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं बताना? डबल बनता है, सिंगल नहीं बनता। तो देखो समझते हैं इसको कैसे बनाना है। देखो मैंने क्या बोला, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको याद ही हो जाना है कि किसके बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, और ये सब चीज़ें आपको बाय द टाइम याद हो जाएगी। तो देखो कैसे पहले हम क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड बना के देखते हैं। ऑक्सीजन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। एक यहाँ रख देता हूँ सिंगल बॉन्ड के हिसाब से, बाकी इधर रख देता हूँ 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चेक कर लेते हैं एक बारी, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 आ रहे हैं। बॉन्ड बनाने का मकसद क्या था हमारा? ऑक्टेट कंप्लीट करना है, डुप्लेट कंप्लीट करना। जब मैंने सिंगल बॉन्ड रखा तो ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हो रहा दोनों का, इसका मतलब ये गलत है। तो आप दूसरी पॉसिबिलिटी पे चले जाओगे, डबल बॉन्ड वाली पॉसिबिलिटी में। तो अब डबल बॉन्ड रखना है तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे सेंटर में। तो इस वाले ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6, इन अ सिमिलर वे 1 2 3 4 5 6। अब चेक करते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, यानी कि ये वाला करेक्ट है। इसका इक्विवेलेंट बना लेता हूँ, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे मुझे ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि एटम के बीच में सिंगल बनना है, डबल बनना है। और मैंने आपको बोला एक बार आप आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे फिर आपको ये ग्रेजुअली याद भी हो जाएगा। अब चलते हैं N2 की तरफ। जरा बताना N2 के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं? सबको पता है ट्रिपल बनते हैं, सबको, सिंगल तो नहीं बनते। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 सही है। फिर दूसरा नाइट्रोजन लो 1 2 3 4 5, चेक कर लेते हैं बन रहा है नहीं बन रहा। 6 आ रहे हैं, रॉन्ग। क्योंकि बॉन्ड बनाने का मोटिव क्या है? टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट टू अटेन स्टेबिलिटी। तो डबल बॉन्ड देख लेते हैं एक बारी। 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 4 2 7 आ रहे हैं, नहीं बनी बात। अब चलेंगे ट्रिपल बॉन्ड की तरफ। 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2। नाइट्रोजन के 5 होते हैं तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, चेक कर लेते हैं एक बारी क्या हो गया। अब 6 ये रे 7 8, 6 ये रे 7 8, ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड ऐसे बना देंगे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है जी। तो होमवर्क ले लो, उसके अंदर आपने वाटर का बनाना है, वाटर का बनाना है और NH3 का बनाना है। सिर्फ 2 ही दे रहा हूँ होमवर्क में, वाटर का और NH3 दैट इज अमोनिया। वाटर और अमोनिया होमवर्क है, वाटर एंड अमोनिया, यही बॉन्ड फॉर्मेशन करके देखनी है, ठीक है जी। इसमें आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? तो ऑक्सीजन सेंटर में रखोगे। इसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? नाइट्रोजन सेंटर में रखोगे। अभी जो करना है CH4 करना है। हाँ जी, हाँ कर लेंगे, अभी कर लेंगे, क्लास खत्म होने दो फिर करते हैं। कार्बन को सेंटर में रखो, कार्बन की लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए 4। हाइड्रोजन का यहाँ पर आ जाएगा, फिर हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, फिर हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और फिर हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है जी। और अगर उन्हें बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड बना के तो कार्बन, और आपको आज ही मैंने CH4 का स्ट्रक्चर दिखा भी दिया है, तो ऐसे मैं बना रहा हूँ, कायदे से तो गलत है फिर, ये तो फ्लैट बना दिया मैंने, है ना। CH4 का स्ट्रक्चर दिखाया था मैंने भाई, तो इसको ऐसे बनाना तो गलत है ना, बट अभी हम वहाँ तक पहुँचे ही नहीं ना, तो अभी तो मेरे लिए यही है CH4, वो तो बाद में देख। और हम स्ट्रक्चर डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं, हम तो बॉन्डिंग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो बॉन्ड ऐसे आप बना सकते हो। एक और एग्जांपल देखो, C2H4, C2H4, C2H4 जिसको हम लोग बोलते हैं इथीन। और इथीन को अगर आप रिपीट कर दो, ऐसी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अगर आप इथीन यूनिट को आपस में जोड़ते चले जाओ और एक लंबी सी चेन बना लो, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीइथीन। तो जिसको आप लोग पन्नी पिन्नी थैली बोलते हो, वही पॉलीथीन ही होती है वो। आप बोलते नहीं हो भैया पॉलीथीन दे दो, भैया पन्नी दे दो, भैया पिन्नी दे दो, भैया थैली दे दो, कभी कभार पॉलीथीन बोलते हो ना, पॉलीइथीन वो ये होती है, वो यही होती है। अगर आप इथीन यूनिट को रिपीट करते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, एक पॉलीमर बनेगा और उस पॉलीमर को हम लोग बोलेंगे पॉलीथीन, ठीक है जी। तो वेलकम, सॉरी बैक टू द टॉपिक, वेलकम बैक कर दो। कार्बन सेंटर में 2 बॉन्ड बनेंगे, ये मुझे याद है
मैंने कहा ना प्रैक्टिस के साथ आपको भी समझ में आ जाएगा, थोड़ी मेहनत लगती है। अब देखो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। लो चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन का चेक कर लो, 4 तो ये रहे, 6 और 8। ठीक है जी। अब आप हेडिंग डाले बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर्स। हाँ जी, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। अच्छा, एक होमवर्क दिया था मैंने आपको, NH3 ऐसा करो, उसे बना लो, NH3 का बनाओ। अब आप ही बनाओ, मैं नहीं कर रहा। NH3 का नाम क्या होता है? अमोनिया। अमोनिया गैस होती है, पंजेंट ऑर्डर होता है। ठीक है, देखो इधर बनाते हैं NH3 का एक बारी। आप इतनी देर से नोटिस कर रहे हो हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना रहा है, काफ़ी देर से नोटिस कर रहे हो। तो हाइड्रोजन इज अ मोनोवैलेंट एटम। ठीक है जी, हाइड्रोजन इज अ मोनोवैलेंट एटम जो एक ही बॉन्ड बनाता है। तो यानी कि एक बात क्लियर हो चुकी है, NH3 के अंदर हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा, है ना? एक ही बॉन्ड बनाएगा तो उसके सेंटर में तो 2 इलेक्ट्रॉन आने, फिर इन दोनों के सेंटर में तो 2 इलेक्ट्रॉन आने ना, फिर जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का होगा, दूसरा सामने वाले का होगा। तो नाइट्रोजन के कितने हो गए? 1 2 3, होते कितने? 5, 4 और 5। सही है। हाइड्रोजन का डुप्लेट डन, हाइड्रोजन का डुप्लेट डन, हाइड्रोजन का डुप्लेट डन, नाइट्रोजन का ऑक्टेट डन। सही है। आप ये बताएं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये बिजी है या फ्री है? बिजी है ना। कहां बिजी है? इन 2 एटम्स के बीच में बिजी है ना? सही बोल रहा हूं? इन अ सिमिलर वे ये वाले इलेक्ट्रॉन भी बिजी हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन भी बिजी है, बट ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या है? ये तो फ्री बैठे हुए हैं, अकेला अपने नाइट्रोजन के पास आराम से बैठे हुए हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो एटम के ऊपर फ्री होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लोन पेयर्स। पेयर में भी तो देखो ना आप, पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला ये कहलाएगा लोन पेयर। एटम के ऊपर पड़े हुए हैं बट फ्री। और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व है उन्हें हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं, यहां पे इसी मॉलिक्यूल के अंदर पूछूं कितने बॉन्ड पेयर है, क्या बताओगे आप लोग? 3। और मैं आप लोगों से लोन पेयर पूछूं तो कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर पूछूं तो कितने हैं? वाटर का करना जरा। हाँ कर ही लो, अब छोड़ो, वाटर का करो। बस हिम्मत रखो। 12:30 पर किडनी थोड़ी ना मांगी है तुमसे मैंने। क्या 4 है? इलेक्ट्रॉन पे 4 आ गए। वो डेली सोप सीरियल्स नहीं आते हैं, उसमें जब कुछ अनहोनी सी होती तो बंदा यूं 3 बार देखता है, क्या क्या क्या, ऐसे ही बोल रहे हो, क्या क्या सर 12:30? नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो म्यूजिक बजता है पीछे से। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया हाइड्रोजन इज अ मोनोवैलेंट एटम। तो एक ही बॉन्ड बनाएगा वो। ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन सेंटर में आ जाएंगे, जिसमें से हाइड्रोजन के खुद के 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, हाइड्रोजन के खुद के 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ऑक्सीजन के कितने होने चाहिए? 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन का डुप्लेट डन, हाइड्रोजन का डुप्लेट डन, ऑक्सीजन का ऑक्टेट डन। जरा देख के बताओ बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे? चलो डेफिनेशन लिख लो।
लिखो द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स, द शेयर्ड pairs of electrons present between the atoms are called bond pairs. The shared pairs of electrons present between the atoms are called bond pairs. Next line से लिखो, the valence electrons which are not involved, the valence electrons which are not involved in bonding, the valence electrons which are not involved in bonding, are known as lone pairs, unshared pairs, unshared pairs मतलब शेयरिंग में कहीं इन्वॉल्व नहीं है, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे ना ये वाले इलेक्ट्रॉन। इन अ सिमिलर वे ये वाले इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड पेयर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, तो लोन पेयर भी कहते हैं, अनशेयर्ड पेयर भी कहते हैं, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। ठीक है जी, तो आज यही है, आज के लिए इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।